हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। तो चलिए जल्दी से सभी लोग आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं। एक बार बताएंगे मेरी आवाज और वीडियो आप लोगों को प्रॉपर सुनाई दिखाई दे रहा है क्या? तो लास्ट क्लास में हमने क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़ाया था आप लोगों को। भारत की जलवायु ये हो गया था। ठीक है, आज का जो टॉपिक है सॉइल्स ऑफ इंडिया। अब देखो, वैसे तो जो है देखा जाए तो भारत की जलवायु में और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा सकता हूँ, उसमें 2 घंटे और भी पढ़ा सकता हूँ मैं इसके अंदर, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेनफॉल के अंदर भी मैं और भी चीजों को बता सकता हूँ, लेकिन एक चीज मैं आपको थोड़ी सी चीज मेंशन कर दूं सॉइल शुरू करने से पहले। देखो, कई बार क्या होता है, बरसात का मौसम कब शुरू होता है? जून में। और ये चलेगा जून जुलाई अगस्त सितंबर तक चलेगा पूरा। जून से लेकर सितंबर तक। लेकिन आप देखोगे, अगर कभी ऑब्जर्व करोगे गांव में अपने, जून से पहले मतलब देखा जाए तो अप्रैल में, मई में इसमें बारिश होने लगती है। और वो जरा सा अगर जैसे मई में बरसात हो जाती है तो आम जामुन बड़े अच्छे से पकते हैं, और एकदम रसीले आम हो जाएंगे, रसीले जामुन हो जाएंगे, बहुत अच्छे से पकते हैं। अगर वही बरसात नहीं होता है तो वो जामुन आम सूखा सूखा सा रह जाता है। ठीक है। तो अगर मानसून से पहले की कोई वर्षा हो रही है ना, उसको क्या कहेंगे? प्री मानसूनी की रेनफॉल, मतलब मानसून से पहले की वर्षा। और ये होता क्यों है? ये चक्रवाती गतिविधि की वजह से होता है, साइक्लोनिक रेनफॉल की वजह से होता है। तो यहाँ इन क्षेत्रों में इसको लोकल लोकल विंड की वजह से यहाँ पर हमें ये रेनफॉल देखने को मिलता है। तो अब देखो, एग्जाम में प्रश्न क्या बनता है, मैं इसको बता क्यों रहा हूँ, बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, बताओ, मानसून से पहले की एक वर्षा होती है जिसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। पहली बात तो काल बैसाखी है क्या, और काल बैसाखी कहाँ पर कहा जाता है? ठीक है, तो इसके अंदर मैं बस बता रहा हूँ आपको एक पॉइंट। प्री मानसूनिक रेनफॉल। मानसून से पहले की वर्षा। ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूँ, 1 जून से पहले की जो वर्षा होती है उसको प्री मानसून रेनफॉल कहेंगे। और उसकी वजह से अलग अलग फसलों में काफी फायदा होता है, जिसकी वजह से उसका एक अलग अलग नाम होता है। जैसे आपसे पूछेंगे बताओ नॉर्वेस्टर क्या है, तो आप बोल सकते हो नॉर्वेस्टर एक मानसून से पहले की होने वाली वर्षा है, नॉर्वेस्टर। और ये नॉर्वेस्टर कहा जाएगा? पूर्वी राज्यों में। पूर्वी राज्य का मतलब बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ये सब। लेकिन इसी नॉर्वेस्टर को पूर्वी राज्य, स्पेशली पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में नॉर्वेस्टर को काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। तो काल बैसाखी क्या होता है? काल बैसाखी मानसून से पहले की होने वाली वर्षा होती है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। तो काल बैसाखी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कि मानसून से पहले की होने वाली वर्षा होती है काल बैसाखी। कहाँ पर कहा जाएगा? पश्चिम बंगाल। कुछ दिन की क्लास और बची बच्चों। और हाँ, अब आप लोग आ गए हो तो मैं शुरू में बोला नहीं, आप सभी लोगों को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे इस साल आप सभी के कंधों पर वर्दी आ जाए, और आप लोग सही दिशा में काम करेंगे तो जरूर होगा। तो 2024 आप लोगों का बहुत अच्छा जाने वाला है, तो बस बढ़िया से मेहनत करते चलिए, सीट्स भी बहुत सारी हैं, टाइम कम बचा हुआ है, और आप लोगों को समय काफी मिला हुआ है। ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ मैं टाइम कम बचा हुआ फिर बोल रहा हूँ समय ज्यादा मिला हुआ है? इसलिए क्योंकि जब यहाँ पर आ गया तब आपको पता है कुछ ही दिन बाद पेपर है। बहुत सारे लोग अभी से तैयारी स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप लोग काफी पहले तैयारी स्टार्ट कर चुके हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको समय काफी मिल गया है। बहुत सारे लोग, क्योंकि ज्यादातर लोग जो तैयारी करते हैं बहुत
लास्ट लास्ट में बहुत सारे लोग शुरू करेंगे, अच्छा फॉर्म आ गया, चलो अब तैयारी शुरू कर देते हैं। आखिरी समय पर लोग जगते हैं, लेकिन आप लोग काफी पहले से शुरू कर चुके हो, तो उसका फायदा आप लोगों को मिलेगा। एग्जाम के डेट के लिए कम टाइम है, लेकिन समय आप लोगों को पर्याप्त मिला है तैयारी करने को। तो आप लोग अपने सिलेबस को ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पे फोकस करना। मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप ये सोचते हो कि चलो मैंने यहाँ पर पूरी ज्योग्राफी पढ़ ली, पूरा हिस्ट्री पढ़ लिया, पूरा पॉलिटी पढ़ लिया, अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आप भरोसा करो, आप वो जीरो के बराबर है। आप एग्जाम में जाओगे, बोलोगे यार ये पढ़ा तो था इसका, ये था शायद, नहीं नहीं ये नहीं था, ये था शायद, अरे यार कंफ्यूजन हो रहा है। इस तरह की चीजें ना होने पाए। और इस तरह की चीजों को तभी आप दूर कर सकते हो जब आप रिवीजन, तो आप अपनी पढ़ाई के डेली 2 घंटे, जितना आपने पढ़, देखो अगर आपने पढ़ नहीं रखा है फिर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, फिर आपको रिवीजन के लिए टाइम है नहीं अभी। जो लोग पढ़ चुके हैं, जो टॉपिक अभी तक आपने कंप्लीट कर लिया है, कम से कम वहां से क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। इसके लिए आप डेली 2 घंटे आप कम से कम फिक्स कर दो अपना रिवीजन का। याद रखना, बिना रिवीजन के कोई पढ़ाई नहीं होती। आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी ग्रंथ पढ़ डालो, याद ही नहीं रहेगा जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे। तब इन कम दिनों में आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा मायने रखेगी कि आप कितना ज्यादा पढ़ रहे हो, कितना ज्यादा रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, तो बिना रिवीजन के कुछ होगा नहीं, तो आप रिवीजन जरूर करना। चलो, तो ये काल वैसाखी हो गया। इसके अलावा हम बात करते हैं चेरी ब्लॉसम। ठीक है, या फिर इसको कहेंगे कॉफी शावर। ठीक है, कॉफी वर्षा ये बोल सकते हो आप। चेरी भी आता है, ठीक है। तो ये सब कहाँ पर, केरल और कर्नाटका, स्पेशली केरल और कर्नाटका। कर्नाटका तो वैसे भी भारत में कॉफी उत्पादन में नंबर 1 है। केरल और कर्नाटक। अच्छा, आप लोग थोड़ा अटेंड करते रहना क्लास। ठीक है, बस 3-4 दिन और आप लोगों को मैं, अगर आप लोग जैसा बोलोगे, पॉलिटी का मैं आप लोगों को शॉर्ट में, कम देखो टाइम आपके पास बहुत कम बचा है। अगर आप चाहोगे तो मैं पॉलिटी का शॉर्ट नोट्स से कंप्लीट करा दूंगा, बहुत ही कम टाइम में। मतलब ज्यादा नहीं, 8 से 10 क्लास। और ये 8 से 10 क्लास इतना सक्षम होगा कि हो सकता है सारे के सारे कुछ नहीं आ जाए। मतलब 8-10 घंटे की बात कर रहा हूँ मैं, 1 घंटे 2 घंटे बोलने से कोई मतलब नहीं है। वो तो बस पढ़ के कहानी सुनाना हुआ। ठीक है, तो मैं, अगर आप चाहोगे तो मैं इतने समय में आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा, एक एक घंटे करके डेली, या 2-2 घंटे रखूंगा। ठीक है, तो ये हो गया। एक और लिख दे रहा हूँ, मैंगो सावर, बहुत पूछा गया एग्जाम में। आम्र वर्षा। ठीक है, साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में जब मानसून से पहले की वर्षा होती है तो बोलते हैं भाई चलो आम्र वर्षा हो रही है। आम्र वर्षा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आम की खेती के लिए, आम के लिए काफी ज्यादा उपयोगी होती है वर्षा। जैसे मैंने आपको बोला है, क्योंकि देखो ये चीज तो मैंने प्रैक्टिकली महसूस किया, क्योंकि मैं गांव से हूँ। चलो चलो, मैं आप लोग कमेंट नहीं देख पा रहा था। चलो, आकाश, सौम्या, सोनम, गुड इवनिंग। सर वुड बी बेस्ट में सभी क्लासेस, नहीं सोनम, उसको कहीं से भी कंप्लीट करिए, बस कंप्लीट करिए, क्योंकि देखो आप लोगों ने काफी सब्जेक्ट फिर भी कुछ पढ़ रखा है, तो उसका एडवांटेज आपके पास है। सौम्या, नहीं मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि देखो अभी मैं इंडिया की क्लासेस भी करा रहा हूँ, और आपकी ये जो क्लास है ना, आप देखो इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है, अब खींचने को तो मैं जबरदस्ती अननेसेसरी बहुत सारे टॉपिक पढ़ा सकता हूँ। बट मैं आपका इसके बाद, ये क्लाइमेट ऑफ इंडिया, मतलब देखा जाए तो चलो क्लाइमेट ऑफ इंडिया खत्म हो गया। सॉइल में मेन हम, टोटल 8 प्रकार होते हैं, लेकिन 4 ही प्रकार हम देखेंगे, जो काम काम की चीजें में हो जाएगा। तो आज के बाद 2 क्लास और लूंगा मैं। ठीक है, इसके बाद ज्योग्राफी में वाइंड अप करूंगा, और इसी की जगह मैं शुरू कर दूंगा पॉलिटी। ठीक है, बहुत दिन बाद मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा, और अच्छा लगेगा आपको पॉलिटी पढ़ के। ठीक है। चलो, तो यहाँ पर ये मैंगो सॉर हो गया साउथ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। बस मुझे थोड़ा सा डाटा कुछ अपडेट करना पड़ेगा उसमें।
सोनम, हाँ बिल्कुल, लास्ट टाइम आने दो, उसके लिए भी वो भी मैं करवाऊंगा। मैं आप लोगों को ज्योग्राफी का जो शॉर्ट नोट्स है, ठीक है, जब आपका एग्जाम आ जाएगा, करीब आ जाएगा ना, तो एग्जाम में मैं आप लोगों को शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पूरी की पूरी ज्योग्राफी एक क्लास में कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है। अच्छा सोनम, तो आप ये बोल रहे हो कि मतलब मैं कल 2-3 घंटे की क्लास लेकर पूरा कल ही खत्म कर दूं, है ना, ये बोल रहे हो आप? चलो, दक्षिण भारत खत्म हो गया, चलो क्लाइमेट ऑफ इंडिया यहाँ पर खत्म हुआ, सॉइल पे आ जाता हूँ मैं। कोई नहीं शशि, छोड़िए, अभी जानते हो, मैं तो आप लोगों को यही बोलूंगा, इन केस देखो, मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि जिनकी क्लासेस काफी कुछ हो चुकी हैं और आपको लग रहा है कि बचे हुए टाइम आप मैनेज कर लोगे, ठीक है। अदरवाइज कोई भी क्रैश कोर्स कहीं से ज्वाइन कर लो लास्ट टाइम के लिए। जो सब्जेक्ट आप ऑलरेडी पढ़े हो उसको छोड़ देना, उसको बस रिवीजन करना, जो सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा है उसको आप वहां से कवर कर लेना। तो भले अब जैसे इतना गया ना, 500-600 रुपए और दोबारा खर्च कर लो, ठीक है, कोई वो नहीं है। अब क्योंकि लास्ट टाइम पर जो चलेगा वो क्रैश कोर्स ही चलेगा, फाउंडेशन तो चल नहीं पाएगा, तो कहीं से भी कोर्स परचेज कर लो जहां पर आपको लगता है कि रेगुलरिटीज के साथ चीजें चल रही हैं। ठीक है। बाकी मैं किसी कोचिंग के स्पेसिफिक नाम नहीं लूंगा। बाकी आप कहीं से भी कोर्स परचेज करो, ठीक है, क्रैश कोर्स कर लोगे तो उससे फायदा बस यही होगा, जो चीज आपको ऑलरेडी हो चुका है उसको छोड़ के रिवीजन करना, जो सब्जेक्ट नहीं हुआ उसको आप जो है दोबारा से पढ़ लेना। ठीक है, तो आपको ये फायदा हो जाएगा, और अननेसेसरी टाइम आपका बर्बाद नहीं होगा। आप रैंडमली यूट्यूब से कहीं यहाँ पर पढ़ रहे हो, यूट्यूब से कहीं यहाँ पर पढ़ रहे हो, कहीं वहां पढ़ रहे हो, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। चलो, तो आगे बात करते हैं हम सॉइल्स ऑफ इंडिया। भारत की मिट्टियां, ठीक है। तो ये कौन डिसाइड करे कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी है, मैं, आप, या कौन? इसके लिए एक अलग बॉडी है भारत में, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। वो जो बोलेगा वही हमें मानना है। ICAR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR के अनुसार भारत की मिट्टी को कुल 8 भागों में विभाजित किया गया है। मैंने आप लोगों को पॉलिटिकल शॉर्ट नोट्स दिया है। तो परिश्रम बैच एप्लीकेशन में हम लोगों को दे दिया गया है। हाँ तो फिर ठीक है सोनम, अगर आपको फ्री में मिला हुआ तो फिर आपको कहीं से परचेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पढ़ रहे हो, बस चीजें क्लास अच्छे से चलनी चाहिए, आप कहीं से भी पढ़ो। अगर आपको बैच फ्री मिल गया तो आपको फिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं कि यहाँ नहीं, यहाँ जाओ वहां जाओ, उसी बैच को फिर आगे कंटिन्यू करो, ठीक है। फिर पैसा लगाने की जरूरत ही नहीं है। चलो, आगे बढ़ती है तो अच्छी बात है, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि चीजें अगर उसमें पहले अच्छे से नहीं चली थी तो आपको मिलना भी चाहिए था, और मिला, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो चलो, ICAR के अनुसार 8 प्रकार की मिट्टी होती है, मैं 8 प्रकार की मिट्टी को मैं लिख रहा हूँ, लेकिन पढ़ेंगे मेन हम 4। पहला, एलुवियल सॉयल। मिट्टी के नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दे रहा हूँ, जलोढ़ मिट्टी,
ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, ठीक है, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लाल और पीली मिट्टी, लेटराइट सॉइल। जितना इसके अंदर बताऊंगी इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। चाहे आप बस आप यूपी पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई सा भी एग्जाम दिला, सॉइल इससे ज्यादा नहीं आएगा जितना मैं बताऊंगा आपको। लेटराइट मिट्टी। ये चार मेन हम इसका डिटेल पढ़ेंगे, इसका इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। बाकी हम चार और कौन सी मिट्टी होती है वो भी मैं लिख रहा हूँ। माउंटेन और फॉरेस्ट सॉइल। पर्वतीय या वनीय मिट्टी। इसके अलावा सलाइन और क्लाइन सॉइल। क्षारीय मिट्टी। एरिड और डिजर्ट सॉइल। शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी। 8वां, एरिड और डिजर्ट सॉइल, सैलिन एल्कलाइन सॉइल, माउंटेन और फॉरेस्ट सॉइल। इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा पीट सॉइल और ऑर्गेनिक सॉइल। पीट मिट्टी या कार्बनिक मिट्टी। ठीक है, चलो यहाँ पर ये सब हो गया। अब हम एक एक करके इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जलोढ़ मिट्टी पे। ठीक है। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तुरंत पूछ लिया करो आप लोग। मैं लिखते समय तो नहीं देख पाता लेकिन बाद में देख लूंगा। हम्म। अच्छा, मेरे में शो नहीं हो रही है। सोनम, आप जरा बताना कि आपको शो कैसे हो रहा है। आपको बेस्ट मिला कैसे, मतलब दिखा कैसे, बताओगे आप ये। गुड इवनिंग सपना। सोनम, आपको परिक्रम बैच मतलब वो बैच मिला कैसे, बता दो ताकि बाकियों को हेल्प मिल जाए। क्योंकि मेरी जान पहचान में एक दो लोग हैं जिनको जो है ये बैच नहीं मिल पाया है, तो बाकी यहाँ पे भी लोगों को हेल्प मिल जाएगा। या तो देखो ये होता एक्चुअली में ऐसा है ना, अगर आपको एक्सेस मिल गया है ना, आप अपने एप्लीकेशन पे जाना, माई कोर्सेज को देखना। ठीक है, माई कोर्सेज पे जाओगे तो वहां पर आपको अलग से बैच दिख जाएगा। हाँ, वो शो होता है, ऑटोमेटिक शो हो जाता है, फिर उसमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शशि, अगर आपको भी मिला होगा ना, तो आप माई कोर्स में जाना, ओपन करना, वहां पर आपको अलग से वो बैच दिख जाएगा। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है इसका मतलब आपको फिर एक्सेस नहीं मिला है, आपको बैच नहीं मिला है। इसका सीधा मतलब यही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
एलुवियल सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट। जलोढ़ मिट्टी एलुवियल सॉइल, इसमें क्या होगा? देखो ये भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। ये भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। बनती कैसे मिट्टी? इस मिट्टी का निर्माण नदियों के बाढ़ लाने की वजह से होती है। ठीक है, तो इस ये मिट्टी क्या करेगी, जैसे नदी बह रही है, नदी में ढेर सारी मिट्टी है, और नदी जब ओवरफ्लो होगी तो क्या करेगी, नदी पानी इधर ले जाएगा, पानी इधर, पानी इधर, पानी इधर उधर फैला देगा। तो पानी के साथ क्या होगा, इस नदी की मिट्टी भी फैल जाएगी। तो नदी की जो मिट्टी फैलती है ना, उसकी वजह से लगातार किस चीज का निर्माण होता है? मिट्टी का निर्माण होता है। तो मैं आपको पहले चीज बता दूं, मिट्टी के फॉर्मेशन में बहुत समय लगा है। ऐसा नहीं कि आज मिट्टी, आज हम देखते हैं पूरे भारत में हर जगह मिट्टी मिट्टी आपको दिख रही है, सब 1 साल 2 साल 10 साल में बन गया, ऐसा नहीं है। मिट्टी के निर्माण में करोड़ों वर्ष भी लगे हैं। ठीक है, क्योंकि पहले वो सब पत्थर था, पत्थर टूट टूट कर धीरे धीरे वो सब मिट्टी में कन्वर्ट हुए, तो ये सब प्रोसेस में बहुत समय लगा है। लेकिन ये जो जलोढ़ मिट्टी, इसका नाम क्या है? जलोढ़, मतलब जल के द्वारा लुढ़का कर लाई गई मिट्टी। जल के द्वारा लुढ़का कर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, यह मिट्टी नदियों के द्वारा लाई और जमा की जाती है। ठीक है, और यह मिट्टी दो प्रकार की होती है और भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। यह मिट्टी भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। यह मिट्टी दो प्रकार की होती है। यह मिट्टी दो प्रकार की होती है। पहला, नई जलोढ़ मिट्टी। नई क्यों भाई? नई इसलिए क्योंकि हर वर्ष जब बाढ़ आता है तो ये मिट्टी हमेशा नदी के द्वारा हर साल जमा की जाती है। मतलब ये मिट्टी हर साल बाढ़ की वजह से नई हो जा रही है, इसलिए इसको नई जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। तो इस मिट्टी के निर्माण वहां पर होगा जहां हर वर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है। नई जलोढ़ मिट्टी, देखो आप में से कई जगह, जैसे देखो मेरा घर क्या है, यूपी में सुल्तानपुर है। यूपी का जो सुल्तानपुर है वहां पर मेरा घर है। ठीक है, अब मेरे घर पे जहां मेरा गांव है, यहाँ पर कभी बाढ़ नहीं आता। देखो बरसात बहुत ज्यादा हुआ, जो गड्ढे उड्ढे तो भर गए, उसकी वजह से पानी आ गया, वो बाढ़ नहीं, नदियों की बाढ़ की बात करूं, मेरे गांव में कभी नदी के बाढ़ नहीं आया। लेकिन मेरे घर पे, मेरे गांव में जो पाया जा रहा है, पूरे यूपी की बात करो, आप हमारे मेरे गांव छोड़ो, सब जगह जलोढ़ मिट्टी पाई जा रही है। लेकिन मेरे यहाँ तो बाढ़ तो नहीं आ रहा है, फिर ये जलोढ़ मिट्टी कैसे? तो चलो आज आज यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा ना, लेकिन आज से हजारों लाखों वर्ष पहले की बात करते हैं। उस समय नदियां होकर जाती थी और नदियों का बाढ़ का पानी बहुत दूर दूर तक पहुंचता था, खूब पानी बरसता था, बहुत दूर दूर तक बाढ़ का पानी पहुंचता था, जिसकी वजह से वो मिट्टी लगातार जमा होती चली गई, जमा होती चली गई। लेकिन अब मान लो आज नदी है, आज से काफी समय पहले की बात है, हजारों वर्ष पहले बहुत दूर तक बाढ़ का पानी पहुंचता था। लेकिन हर साल अगर बाढ़ आएगा तो मिट्टी हर साल जमा हो रही है, तो क्या होगा, यहाँ पर ये भाग ऊंचा होता चला जाएगा, एक कहीं न कहीं ऐसा भाग पड़ेगा जहां पर वो भाग ऊंचा होता चला जाएगा।
अगर ये भाग ऊंचा हो गया है तो अब क्या बाढ़ का पानी जो पहले यहाँ तक पहुंचा करता था पहुंच पाएगा? नहीं। अब बस यहीं तक रह जाएगा। तो बाढ़ का पानी बहुत निश्चित क्षेत्र तक सीमित रह गए हैं। ठीक है। तो यहाँ तक पानी अब हर साल नया हो रहा है, तो यहाँ की मिट्टी अभी भी नई जलोढ़ मिट्टी बन रही है, लेकिन यहाँ का क्या? जो मेरे गांव में मिट्टी है उसका क्या? वो अब पुरानी हो चुकी है, क्योंकि अब वहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। तो जो मेरे गांव में है, आपके गांव में है, अगर बाढ़ नहीं आ रहा है तो आप समझ लेना आपके यहाँ जलोढ़ मिट्टी है, लेकिन वो पुरानी है। तो क्या हमारे खेतों में कुछ होता ही नहीं क्या? बिल्कुल होता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी उपजाऊ होती है, लेकिन नई से ज्यादा नहीं होती है। नई जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। ठीक है, पुरानी भी होती है लेकिन नई की तुलना में कम। तो अगर ओवरऑल देखा जाए, जलोढ़ मिट्टी जो दो प्रकार की होती है, नई और पुरानी, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी आपको ज्यादा मिलेगा। नई जलोढ़ मिट्टी बहुत कम मिलेगा। आप खुद ही देख लो नदी कितने क्षेत्र तक बाढ़ लाती है। बहुत कम क्षेत्र तक नदियां बाढ़ लाती हैं। ठीक है, तो जहां बाढ़ आएगा बस वहीं नई जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, बाकी कहीं नहीं। बाकी जो मैदानी क्षेत्र है भारत के, वहां सब आपको पुरानी जलोढ़ मिट्टी ही मिलेगा। तो नई जलोढ़ मिट्टी, या इसको खादर भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछते हैं खादर मिट्टी किसे कहते हैं? ऐसा लोग खेतों में खाद डालोगे तो क्या होगा? खेतों में खाद डालोगे तो वो मिट्टी नई हो जाएगी। तो ऐसा देखो, नई खाद, नई खाद है बिल्कुल। खादर मिट्टी। दूसरा, पुरानी जलोढ़। या बांगर। बांगर को बंजर मानो आप। ठीक है, जैसे पुरानी हो गया ना, तो अरे मिट्टी पुरानी हो गई तो उसको बंजर समझ लो, आप ऐसा समझो। हम्म। बिल्कुल सुनो। अच्छा, विमले साहब तो बिल्कुल पड़ोस में आ गए। हाँ, रेतीली मिट्टी इसलिए क्योंकि वो बाढ़ की जो नदी है, जहां भी नदी के आसपास की मिट्टी, उसमें रेत, रेत का क्या है? आप नदी के जितना पास रहेगा रेत की मात्रा ज्यादा रहेगी। नदी जितने दूर जाएंगे वो रेत की मात्रा कम होती जाएगी, क्योंकि नदी क्या होगा, नदी रेत लेकर आती है, उसके पास आसपास तो रेत होते हैं ना, इस वजह से। हम्म। सीतापुर। सीतापुर में मेरा एक स्टूडेंट है जो अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल में है। ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता था। यूपी पुलिस कांस्टेबल में मेरा वहां पर एक स्टूडेंट है सीतापुर में। चलो आगे बढ़ते हैं। अमित सिंह नाम। तो नई जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, आगे बढ़ते हैं। अब नई जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं। ठीक है। नई जलोढ़ मिट्टी हर साल बाढ़ की वजह से बनती है। लिख देता हूँ ये। नई जलोढ़ मिट्टी का निर्माण बाढ़ आने के कारण होता है। हर वर्ष बाढ़ आता है और बनता रहता है ये मिट्टी। ये हो गया। इस मिट्टी में पोटास और चूने की अधिकता पाई जाती है।
देखिए मैं लिख तो दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ से प्रश्न पूछेगा, लेकिन अगर पूछ लिया तो फिर भी आप बना सकते हो। लेकिन मुश्किल ये प्रश्न पूछे, लेकिन चलो कोई नहीं। तो ठीक है, इसमें अधिकता पाई जाती है, क्या और कुछ और नहीं मिलेगा? इसके अलावा बहुत कुछ मिलेगा। ये दो खास है। ठीक है, और इसमें कमी किसकी चीज की मिलेगी? तो एक चीज आप पहले दिमाग में रखना कि भारत की सभी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी मिलेगी। और उसी नाइट्रोजन की कमी को, और नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फसलों के उत्पादन में। तो हम नाइट्रोजन लाएंगे कहाँ से? बस यही नाइट्रोजन की कमी है, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए तो हम लोग यूरिया का यूज करते हैं। ठीक है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ठीक है, इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। क्लियर? चलो अब इसके आगे देखते हैं। चलो ये किसकी अधिकता पाई जाएगी, किसकी कमी पाई जाएगी, ये सब तो बता दिया। ये सब आपको एग्जाम में तभी पूछेंगे जब उनको क्वेश्चन टफ बनाना होगा। अगर उसको क्वेश्चन कठिन बनाना हुआ ना, तो ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। और ये मिट्टी किसके लिए उपयोगी होती है? आप खुद ही देख लो, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल में क्या नहीं होता। ठीक है, उधर शुरू से करो, देखो पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, इन सब जगह पर कौन सी फसल नहीं होती है? सारी फसल हो जाती है। ठीक है, चाहे आप गेहूं की बात कर लो, धान की बात कर लो, मक्के की बात कर लो, चाहे यहाँ पर आप शुगर के मतलब गन्ने उन्ने की बात कर लो, सब कुछ तो होता है। तो यह मिट्टी धान, गेहूं, जौ, गन्ना, मक्का आदि के लिए उपयोगी है। ठीक है? बहुत बढ़िया सोनम। आप सभी लोगों से मैं यही उम्मीद करूंगा कि इस बार जो है आप लोग अच्छी खासी वैकेंसी है और निकाल लेंगे। बस दो तीन चीज आप दिमाग में रखना, कभी भी शो ऑफ मत करना जब तक आपका सिलेक्शन ना हो। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई बस करते चलिए, बस करते चलिए। अपनी खामोशी से अपनी खामोशी से आप तैयारी करिए और सिलेक्शन से लोगों को अपना जवाब दीजिए। ठीक है, तो जो वादे कर रहे हैं उसको याद भी रखना है सबको। ठीक है प्रिंस, गुड इवनिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी में। अब बात कर लेते हैं काली मिट्टी। देखो, सारी मिट्टी एक तरफ, काली मिट्टी एक तरफ। सारी मिट्टी एक तरफ कर दो। केला देखा जाए तो काली मिट्टी से 60% क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, 40% बाकी मिट्टी से क्वेश्चन बन जाता है। केला काली मिट्टी इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतना ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल की बात करते हैं। यहाँ पर कई बार ये प्रश्न पूछा कि काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे किस नाम जानते हो लिख देता हूं। इसे काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है, काली कपास मिट्टी। ठीक है, चलो इसे काली कपास मिट्टी कहा जाता है, बहुत पूछा गया एग्जाम में। तो खैर ये नाम में ही इसका मतलब क्लियर है, इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता। इसे काली कपास मिट्टी या रेगुर मिट्टी, भाई साहब ये तो सॉइल में अगर पूछा है, अगर ये पूछा है कि अच्छा मिट्टी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछा गया होगा, कोई एक क्वेश्चन बताओ जो मिट्टी में सर्वाधिक पूछा गया हो, तो वो रेगुर पूछा गया है कि रेगुर किस मिट्टी को कहते हैं। इससे काली कपास मिट्टी या रेगुर मिट्टी। वैसे रेगुर का मतलब होता है ओवरफ्लो।
क्योंकि यहाँ पर लावा जो है फैला था, लावा का ओवरफ्लो हुआ था, इसलिए इसको रेगुर कहा जाता है। रेगुर का इंग्लिश में मतलब होता है ओवरफ्लो और सत्ता से अधिक बहना। तो इससे काली कपास मिट्टी या रेगुर मिट्टी या स्व जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। क्यों, बताता हूँ अभी। अभी ये पूछ लेना तो बहुत सारे लोग कर ही नहीं पाएंगे इसका आंसर। ये पीसीएस में से पूछा गया था, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया तो बहुत सारे लोग इसका आंसर ही नहीं कर पाएंगे। इसे स्व जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। चलो ठीक है, ये वाला हो गया। अब स्व जुताई वाली मिट्टी क्यों, अभी आपको पता चलेगा। एक्चुअली क्या होता है ना, ये मिट्टी जब इसमें जब ये मिट्टी सूखती है ना, तो इसमें पूरे दरार पड़ जाते हैं। जब ये मिट्टी सूखती है तो इसमें पूरे दरार पड़ जाते हैं। ये है काली मिट्टी, देख रहे हो ये, देखो, देखो, ये दिख रहा है, ये सब ऐसा लग रहा है हल चलाया गया हो। ऐसा लग रहा है यहाँ पर हल चलाया गया हो, तो ये चीज होती है। तो इसी दरारों की वजह से, ठीक है, जैसे होता है ना खेतों में ट्रैक्टर लगा दिए, ट्रैक्टर भी क्या करते हैं, ऐसे ऐसे गड्ढे गड्ढे से करते हैं, दरार से करते हैं। इसमें भी दरार आ गई, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, ऐसा लग रहा है हल चलाया गया हो। इसको स्व जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, जिसमें जुताई हो चुकी है। ठीक है, तो इसको स्व जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। क्लियर। सौम्या, लड़कियों का तो एग्जैक्टली एक बार मुझे देखना पड़ेगा, वैसे कट ऑफ का फिक्स नहीं होता, कट ऑफ तो हर साल वेरी करता रहता है। ठीक है। और शशि सर, डीबी में कोई बात नहीं शशि, आप काफी क्लोज थे, लेकिन हो जाएगा, पक्का हो जाएगा अगली बार आपका। हम्म। अभी तो इस बार मेरा जो ऑफलाइन मैंने पढ़ा रखा था, ऑफलाइन और ऑनलाइन बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे को इसमें फिलहाल हुआ। शशि कोई नहीं, आपने मेहनत किया है ना, आपकी मेहनत खराब नहीं जाएगी। बस याद रखना, उसका सही दिशा में प्रयोग करना। आपने जो पढ़ा है ना, जो जितनी जितनी मेहनत की थी, उसका रिवीजन सारा कर लेना आप। सारा रिवीजन करके रखना आप। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये याद रखना, स्व जुताई वाली मिट्टी। अब इस मिट्टी में पता है, देखो इस मिट्टी को जब भी ऐसे देखोगे तो ऐसा लगेगा कि इसमें हमेशा नमी सा रहता है। इसमें हमेशा नमी रहती है, ज्यादातर नमी रहती है। तो इस मिट्टी में पता है, जितनी भी मिट्टी मिलती है ना, सब में सबसे ज्यादा समय तक, लंबे समय तक नमी पता है किसमें रहती है, इसी में। जब इसमें नमी होती थी, चिपचिपी सी मिट्टी हो जाती है। और इसमें बहुत लंबे समय तक नमी बनी रहती है। ये चीज लिख देता हूँ, क्वेश्चन आपसे पूछते हैं तो बताओ, निम्नलिखित में कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसमें नमी सर्वाधिक समय के लिए बनी रहती है, जिसमें नमी को रोक के रखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। इस मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मैक्सिमम होती है। इस मिट्टी में नमी को रोकने की क्षमता सर्वाधिक होती है। चलो ठीक है, ये हो गया, ये मिट्टी बना कैसे। अब जैसे हमने देखा था जलोढ़ मिट्टी, वो तो नदी द्वारा लाई गई थी। ये भी क्या नदी द्वारा लाई गई, नहीं, इसका नदी से कोई लेना देना नहीं है। जब हिमालय बना भी नहीं था, जब हिमालय बना भी नहीं था, उससे पहले ही इस महाराष्ट्र वाले जो क्षेत्र है, जो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र है, वहां पर ढेर सारा लावा जमा हो गया। कैसा लावा, बसाल्टिक लावा। बसाल्टिक लावा के जमा होने की वजह से वो धीरे धीरे, क्योंकि लावा जब ठंडा होता है सबसे पहले पत्थर बनता है। पत्थर की धीरे धीरे क्या होगी, वेदरिंग हुई, मतलब अपक्षय हुआ। अपक्षय होकर करोड़ों वर्ष में धीरे 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 धीरे, लाखों वर्ष की बात नहीं करो, करोड़ों वर्ष की बात करो। तो करोड़ों वर्षों में धीरे धीरे टूट टूट कर वो सब क्या हो गया, ऊपर की मिट्टी बन गई। ठीक है, तो इसका निर्माण कैसे हुआ, बसाल्टिक लावा के टूटने से हुआ है।
इस मिट्टी का निर्माण, बहुत बार पूछा गया है। मिट्टी का निर्माण बसाल्टिक लावा के टूटने से हुआ है। अब देखो, मेरे यहाँ पढ़ा देने से आपको एक फायदा होगा ना, आपके अंदर एक मेंटल सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि चलो यार हमारा ज्योग्राफी भी हो गया। भले यहाँ से एक भी प्रश्न आए, लेकिन ये मेंटल सेटिस्फेक्शन ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब पता है जैसे आपके पास 10 बुक रखी है, अब एक बुक आपके पास नहीं है, जो आपने एक बुक अपने दोस्त को दे रखी है कि लो भाई ले लो पढ़ लो मुझे दे देना बाद में। 9 बुक बची हुई है, 9 बुक आपको नहीं पढ़नी, आपका दिमाग बार बार जाएगा नहीं मुझे यार यही पढ़ना था। और वो दोस्त आपको अगर बुक लौटा देगा ना तो किताब उठेगी भी नहीं वो। इसलिए बोलता हूँ मेंटल मेंटल सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर मैं आपको ज्योग्राफी कंप्लीट कराकर ये चीज आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो यह मिट्टी का निर्माण बसाल्टिक लावा के टूटने से हुआ है। ठीक है, चलो बसाल्टिक लावा के टूटने से समझ में आया। काला क्यों है इसका रंग? काला क्यों है? इसमें जैसे लाल मिट्टी का काला लाल रंग क्यों होता है? वो आयरन की वजह से होता है, आयरन ऑक्साइड की वजह से। इसका कलर काला क्यों है? इसका काला रंग टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट की वजह से होता है। इसका काला रंग टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट की वजह से होता है। तो बस आप पूरा क्यों याद रखोगे? टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट, इतना लंबा चौड़ा नाम याद ही क्यों रखना है? बस आप मैग्नेट याद रख लेना। ठीक है, मैग्नेट कैसे होता है? काला होता है। ऐसे याद रखो, इसका कलर मैग्नेट की वजह से काला होता है। बस हो गया। सर यूपी पुलिस में फॉर्म जनरल से या ईडब्ल्यूएस से भरूं? शशि आप बताना, आप कहाँ से हो? यूपी से? सर अम्बेडकर नगर आपने बताया था ना? ये भी विमलेश ने बताया था। अगर आप यूपी से हैं तो आप फिर ईडब्ल्यूएस से भरना। अगर आप यूपी से हैं, जो भी लोग यूपी के होंगे, आप फॉर्म अगर आप एलिजिबल होंगे, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो ईडब्ल्यूएस से भरना। पता है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। जैसे मान लो जनरल एग्जांपल के तौर पे थोड़ा सुन लो, 1 मिनट की लगेगा बस। जैसे मान लो जनरल ओवरऑल सीट आई है 1000, मान लो 1000 सीट आई है टोटल, जिसमें मान लो जनरल की 400 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 200 सीट है, ओबीसी की 200 सीट है, एससी की 100 सीट है, एसटी की 100 सीट है। देखो लमसम एग्जांपल दे रहा हूं मैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अच्छा सर ईडब्ल्यूएस से भरेंगे फिर तुम्हारे लिए 200 ही सीट रहेगा, ऐसा नहीं है। ये जनरल का मतलब, जनरल कोई कैटेगरी नहीं है। ठीक है, बस ये है जो जनरल वो लोग होते हैं जो इन कैटेगरी में नहीं आते। जनरल होता कौन है? जनरल कोई अलग किससे कोई वैसा कुछ नहीं कैटेगरी वो। जनरल जो इन कैटेगरी में, जो रिजर्व कैटेगरी में नहीं आते उनको जनरल कहा जाता है, बस। अगर मान लो ईडब्ल्यूएस अगर आप फॉर्म भर रहे हो, तो ईडब्ल्यूएस अगर आप फॉर्म भरोगे तो आपके पास 200 सीट तो रहेगा, लेकिन जनरल की सीट भी आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगी। मतलब समझो आप जो है 600 सीटों के लिए लड़ाई करोगे। अब जो लोग ईडब्ल्यूएस नहीं भरेंगे, जो जनरल भरेंगे ना, जनरल कैटेगरी के लोग, उनके लिए सिर्फ 400 रहेगा। वो रिजर्व कैटेगरी में नहीं घुस पाएंगे। रिजर्व मतलब रिजर्व। ठीक है, अगर मान लो आप ओबीसी कैटेगरी से हो, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लास से हो, अगर ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपके लिए भी क्या है, 200 प्लस जनरल ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। 400 और हो गया आपके लिए, क्या हो गया, 600। आपके लिए भी 600 हो गया। अगर आप एससी कैटेगरी के हो, आपके लिए 100 रहेगा। आप ये मत सोचना यार मेरे लिए तो 100 सीट ही है, 100 सीट नहीं है। 100 प्लस 400, आपके लिए 500 सीट है टोटल। ठीक है, बस ये है कि आपके 100 के अंदर कोई और घुस नहीं पाएगा। एसटी कैटेगरी है, इसमें भी 100 है प्लस 400। अब जिनके आगे जनरल लगा हुआ है ना टर्म, ये सिर्फ 400 सीट ही है, इनके लिए कोई रिजर्व नहीं है। इसमें सब लोग ये 400 में एस सी एस टी ओबीसी ईडब्ल्यूएस
और पीडब्ल्यूडी जितने लोग हैं सब घुसेंगे इसी में, 40 में, 400 में। हम्म। तो ये चीज होता है। तो अगर आपके पास रिजर्वेशन है तो बिल्कुल यूज करिए। ठीक है, तो इसका रंग काला टाइटेनिफरस मैग्नेटाइट की वजह से होता है। ठीक है। और बाकी इस मिट्टी में एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। इस मिट्टी में एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। और कमी इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ठीक है। ये सेम चीज आपने एलुवियल में भी देखा था। उसमें मैंने ये लाइन लिख रखा था कि नाइट्रोजन फास्फोरस ह्यूमस की कमी, हाँ इसमें भी सेम है। इसके लिए उपयोगी होता है बहुत सारी चीजों के लिए। ठीक है। यह मिट्टी ज्वार, सोयाबीन, गन्ना आदि के लिए फेमस है, आदि के लिए उपयोगी है। ठीक है। कोई बात नहीं मुकेश। मुझे लगा जनरल का ही ईडब्ल्यूएस बनता है। जनरल ही, अब देखो ईडब्ल्यूएस कोई भी बना सकता है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं, अगर एससी की डिग्री चाहे तो वो भी ईडब्ल्यूएस बनवा सकता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है। ईडब्ल्यूएस कोई भी बनवा सकता है, जनरल ही नहीं। अब लेकिन जब आप खुद ही सोचो, ईडब्ल्यूएस ऐसा नहीं कि सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग बनवा सकते हैं, ईडब्ल्यूएस और भी लोग बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस का मान लो कोई एसटी कैटेगरी का है, अगर ईडब्ल्यूएस बनवाता है वो, तो उसके कट ऑफ ईडब्ल्यूएस के हिसाब से ही जाएंगे, फिर उसको ये रिजर्वेशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है। तो आप सोचो जैसे ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है 80 नंबर जा रहा है, एसटी कैटेगरी का कट ऑफ जो है 65 नंबर जा रहा है, तो भाई कोई ये नहीं चाहेगा, कोई एसटी ये नहीं चाहेगा कि मैं ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाऊं। क्योंकि रिजर्वेशन, आप ये सोचो कि मैं सारा दो दो रिजर्वेशन का फायदा उठाऊं, ऐसे नहीं। रिजर्वेशन मतलब रिजर्व, एक ही रिजर्वेशन का फायदा उठा पाओगे अगर आप एसटी कैटेगरी के हो। तो आप जो है कभी खुद ही नहीं चाहोगे कि नहीं मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारूं और मैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाऊं। क्या जरूरत है भाई, जब 65 में काम बन रहा है तो आप 70 का कट ऑफ पे क्यों जाओगे आप। ठीक है। तो ये सारी सारी चीजें होती हैं, कोई भी बनवा सकता है ईडब्ल्यूएस, ऐसा नहीं है कि बस यही लोग बनवा सकते हैं। बट आप खुद ही सोचो ईडब्ल्यूएस, तो जनरल इसमें कोई रिजर्व होता नहीं है, रिजर्वेशन होता नहीं है, तो यही लोग आते हैं। इनके क्योंकि बाकी लोग तो अपनी अपनी कैटेगरी में एडजस्ट हैं, बचे ये लोग इस कैटेगरी में घुसेंगे फिर। हम्म। हम्म। कोई भी, सब सब इसलिए जनरल, अब देखो जनरल वालों के पास तो पहले कुछ था ही नहीं। अब तो उसके बाद जब ईडब्ल्यूएस आया, तो जनरल वालों को एक उम्मीद हुई, क्योंकि जनरल में भी बहुत सारे ऐसे ऐसे होते हैं जिनके पास जो है 500 रुपए 1000 रुपए जमा करने के पैसे नहीं होते हैं। मैंने अपने रिलेशन में खुद देखा है ऐसे लोगों को। तो इसकी तो खैर बहुत ज्यादा नीड थी ही कि नहीं भाई ये आना चाहिए था।
क्योंकि जनरल में बहुत सारे ऐसे लोग थे, तो अब इनके पास एक ऑप्शन आ गया, चलो भाई अब ये भी रिजर्व कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। तो ये था ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस सीधा सीधा है गरीब। ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या? गरीब। इसका जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं, ईडब्ल्यूएस का सीधा सीधा मतलब है गरीब। ये गरीब वाली कैटेगरी है। तो गरीब भाई जो है कोई भी ईडब्ल्यूएस बनवा सकता है। चलो ठीक है, तो आज की क्लास को फिर मैं यही समाप्त करता हूँ। दो क्लास और, इसके बाद आप लोग जो है ज्योग्राफी से फ्री हो जाओगे। मैं आपको पहले बता दूं, हर एक टॉपिक को मैं यूपीएससी में भी पढ़ाता हूँ। एक एक टॉपिक को मैं बहुत लंबा खींच सकता हूँ, लेकिन एक टीचर का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा अगर वो चीज आपको ग्रंथ पढ़ाने लगेगा। ठीक है, एक टीचर का काम यही होता है कि आपको वही पढ़ाए जो जरूरी है। ये अच्छे टीचर की पहचान होती है। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को फिर बच्चों मैं यही समाप्त करूंगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ये मैं अभी आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। कल आपको पता है क्या है? कल पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम होगी। कल पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे करीब होगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। ठीक है, चलो बच्चों ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। जय हिंद।